सो वेलकम अगेन। सो इन कंटिन्यूशन और डिस्कशन जो लास्ट लेक्चर में हमने की है, विल कंटिन्यू दैट डिस्कशन। द एप्लीकेशन जो हमारे डैम स्ट्रक्चर की आई थी, विल बी कंटिन्यूइंग दैट डिस्कशन। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की मैंने इसलिए इसको किया है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो रिस्पांस टू वाइब्रेशन जनरेटर है। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल उसमें हमारे पास बड़ा यूज़फुल एक चीज़ है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो वेरियस generators, ठीक है, are shaking machines were developed to provide a source of harmonic excitation appropriate for testing full scale structure। जो फुल स्केल स्ट्रक्चर की जब टेस्टिंग की जाती है तो उसके लिए जनरेटर्स डेवलप किए गए हैं या शेकिंग मशीन की गई हैं, ताकि उसके अंदर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी लगाई जाए और फिर वो टेस्ट परफॉर्म किए जा सकें, ताकि जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज़ है, रेजोनेंस है, डैम्पिंग है, इवन स्टिफनेसेस हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी चीज़ें हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए फुल स्केल टेस्ट किए जाते हैं। तो उसके लिए वाइब्रेशन जनरेटर डेवलप किए गए हैं। तो उसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सो नाउ विल स्टडी theoretical results for the steady state response of a single degree of freedom system to harmonic force, and that harmonic force is being caused by the vibration generator। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो वाइब्रेशन जनरेटर फोर्स लगाता है ये फुल स्केल टेस्ट के अंदर, वो कौन सी फोर्स लगाता है, इस फोर्स को फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और फोर्सिंग की टाइप क्या होती है। को वाइब्रेशन जनरेटर में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो फोर्स जनरेट करता है और कितनी फोर्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, सो दीज रिजल्ट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, उससे फिर हमें जो कैलकुलेशन करना है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है स्ट्रक्चर की, या डैम्पिंग फाइंड आउट करनी है। तो दिस कैलकुलेशन विल हेल्प आउट इन फाइंडिंग व्हेन यू विल बी डूइंग द फुल स्केल टेस्ट। एंड देन फॉर आप वो फुल स्केल टेस्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर ना। तो फिर वो डैम्पिंग एंड फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशन अभी हम बनाएंगे उस इक्वेशन से हमें बड़ा हेल्पफुल मिल जाएगी। जिस तरीके से आपने वो हाफ पावर बैंडविड्थ में देखा था, ठीक है, तो वहाँ आपने देखा कि कैसे आपने कोई फोर्स लगानी है, तो वो फोर्स किससे लगानी है, ये वाइब्रेशन जनरेटर से ही फोर्स लगनी है। तो वाइब्रेशन जनरेटर जो फोर्स लगाएगा वो किस तरीके से लगाएगा, इसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन जनरेटर है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ये देख रहे हैं कि मशीन लगी हुई है, और इस मशीन के अंदर आप नेक्स्ट फिगर में देखेंगे किस तरीके से दो मासेस हैं जो कि फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये दो मासेस हैं। ठीक है, टोटल मास इन दोनों का ME है। तो दो मास का मतलब ये कि आधा इधर कर दिया आधा इधर, तो ME/2 इधर है इफेक्टिव मास एंड हाफ इज इधर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों इस डायरेक्शन में यूँ रोटेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यूँ इस डायरेक्शन में यूँ, तो ये दो मासेस हैं, ये यूँ जा रहे हैं, तो ये यूँ आके फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो फोर्सेज हैं अगर आप इनको देख रहे हैं कि ये यूँ जाएगा, ये यूँ जाएगा, पहले ये उधर आके टकराएंगे, फिर यहाँ के नीचे जाके जाएंगे, तो ये इसके ऊपर फोर्सेज लगाएंगे। ठीक है, सो फिगर शोज अ वाइब्रेशन जनरेटर। इट हैज़ टू फ्लैट बास्केट रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये जब इधर जा रहा होगा तो ये वाला इधर आ रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। ये जिसका वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट मूव कर रहे होंगे। बाय प्लेसिंग वेरियस नंबर ऑफ लीड वेट इन दी बास्केट। ठीक है, इस बास्केट के अंदर डिफरेंट वेट आप उसको वेरी कर सकते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स को लगाने के लिए, जितनी ज़्यादा आप मतलब मासेस आप उसके अंदर वेरी कर सकते हैं इस वाइब्रेशन जनरेटर के अंदर। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रोटेटिंग वेट्स कैन बी आल्टर्ड। ठीक है, तो जो रोटेटिंग वेट का मैग्नीट्यूड है वो मैंने बता रहा हूँ कि आल्टर कर सकते हैं। द टू काउंटर रोटेटिंग मासेस ME/2 एज लम्प मास विद एक्सेंट्रिसिटी E। ये जो है ये इसकी एक्सेंट्रिसिटी E होगी। तो आपको जो मोमेंट का कंसेप्ट है ये है कि ये फोर्स इनटू लीवर आर्म जो होता है वो फिर इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। ठीक है, तो द इक्वेशन एट T=0। ये जो चीज़ है ये ज़ाहिर सी बात है ये फिर यूँ जाके यूँ वेरी करेगी और फिर यहाँ से आके ये नीचे भी जा सकती है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द इनर्शिया फोर्सेज ऑफ द रोटेटिंग मासेस कैंसिल आउट। ठीक है, जो एंड द वाई कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट जो है इसके, अगर आप इसको फोर्स को देखेंगे तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी आएगा, इस फोर्स का वाई कंपोनेंट भी आएगा। क्योंकि एक्स कंपोनेंट दोनों जो हैं वो एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही होंगी, तो वो फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है ना, तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई आपको इतनी वो नहीं होगी। अगर आप ड्रा करवाना चाह रहे हैं तो मैं इसको ड्रा करा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर इसका आपने कंपोनेंट बनाने हैं तो यू कैन इसका एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से एक इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा ये। तो ठीक है, ये दिस इज़ दी वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज़ दी वाई कंपोनेंट। ठीक है, ये इधर से आ गया। इसका अगर आप ड्रा करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ दी वाई कंपोनेंट
और दिस इज़ द एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो एक्स कंपोनेंट है, अगर आप इनकी डायरेक्शन देख रहे हैं तो डायरेक्शन एक दूसरे को ऑपोजिट है एंड दे विल कैंसिल इट आउट ईच अदर। तो ये वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ द इनर्शिया फोर्सेज, ज़ाहिर है ये जो फोर्सेज लग रही है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया लग रही है ना, तो मासेस इसके अंदर है, तो मास की वजह से इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है और इनर्शियल फोर्सेज की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन जो है ये फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द इनर्शिया फोर्सेज ऑफ द रोटेटिंग मासेस कैंसिल आउट एंड द वाई कंपोनेंट कंबाइंस टू प्रोड्यूस अ फोर्स, ठीक है। दोनों जो वाई कंपोनेंट है, ये वाला और ये कंपोनेंट दोनों मिलके एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं कि कैसे फोर्स लगाते हैं। जो टोटल फोर्स है वो आप देख रहे हैं वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ME/2 अगर आप इसके अंदर देखते हैं ME/2 और ये ओमेगा स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी, इसी तरीके से ME/2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये दो मिलके जो है वो अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास जो नेट फोर्स आपके पास आएगी वो ये वाली फोर्स आ जाएगी। और किसके साथ आ रही है? साइन के साथ। तो क्योंकि आपको एंगल का पता है कि ये एक चीज़ साइन होगी, एक चीज़ कॉज होगी, ठीक है। तो वन ऑफ दैम इज साइन, द अदर वन इज द कॉज। थीटा के सामने साइन होता है और थीटा के साथ जो होता है वो कॉज होता है। तो कॉज वाली ये चूँकि थीटा है, दिस इज़ द थीटा, तो थीटा के सामने इस साइन, थीटा के साथ इस कॉज। जो कॉज वाली टर्म है वो एक्स टर्म है, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, और जो साइन वाली टर्म है वो ये दो टर्म्स हैं, दे कंबाइन टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर फोर्स, ठीक है। तो जो फोर्स आपके पास लग रही है वो ये है कि PT इज इक्वल टू ME इज द एक्सेंट्रिसिटी देन ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो बाय बोल्टिंग द वाइब्रेशन जनरेटर टू द स्ट्रक्चर टू बी एक्साइटेड, फिर ये क्या करना है, इस वाइब्रेशन जनरेटर आपने बना लिया, आपने जितने रिक्वायर्ड मासेस थे वो बास्केट के अंदर डाले, ठीक है। एंड देन दोज मासेस विल रोटेट एंड यू हैव सीन कि भाई वो क्या किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो हमने लास्ट में देखा, ठीक है। तो अब दिस वाइब्रेशन जनरेटर वुड बी बोल्टेड टू द स्ट्रक्चर दैट यू वांट टू एक्साइट, ठीक है। तो जिसके आपने फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी लगा के उसको एक्साइट कराना है, एंड देन यू वांट, क्यों एक्साइट कराना चाह रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, यू मे वांट टू कैलकुलेट द डैम्पिंग एंड यू मे वांट टू कैलकुलेट द स्टिफनेस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। So this force can be transmitted to the structure. The amplitude of this harmonic force is proportional to the square of the excitation frequency omega, ठीक है। Therefore, it is difficult to generate force at low frequencies and impractical to obtain the static response of a structure, ठीक है। तो static response लेने का तो कोई इसमें फ़ायदा जवाब नहीं बनता, तो ज़रा आपने डायनेमिक रिस्पांस लेना है, तो डायनेमिक रिस्पांस फिर इस तरीके से आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन जनरेटर था, अब इसे स्ट्रक्चर रिस्पांस हमने लेना कैसे है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेंट्रिक मास ME इज स्मॉल, ठीक है, कंपेयर टू द मास M ऑफ द स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है जो मास ऑफ द स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में तो ME कम होगा। द इक्वेशन गवर्निंग द मोशन ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एक्साइटेड बाय द वाइब्रेशन जनरेटर वुड बी दिस थिंग, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक आ गई जिनको कम्प्लीमेंट्री थी, और ये आपके पास वो चीज़ आ जाएगी जो कि एक्सटर्नल फोर्स जो इसके अंदर लगा रही होगी, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट डिस्प्लेसमेंट एंड द स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आर गिवन बाय द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, ये है, ठीक है। दिस इज द आपके पास RD निकल आता है, एंड इक्वेशन 2, ठीक है, विद जहाँ P0 जो होगा ये आप देख रहे हैं कि P0 इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर P0 को आप देखना चाह रहे हैं तो दिस इज P0, जो आपने नॉर्मल हमने वहाँ वो डिस्कशन की है फोर्स हार्मोनिक वाइब्रेशन की, जहाँ हमने P0 साइन ओमेगा टी एंड देन लास्टली फिर हमने लास्ट लेक्चर में P0 कॉज ओमेगा टी का भी किया। तो ये जो चीज़ आपके पास आ रही है ये चीज़ आप समझ लें कि दिस थिंग इज़ P0, ठीक है ना। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, और ये किसके बराबर आ रही है? वो हमने जब वाइब्रेशन जनरेटर का देखा था कि इसमें दो कंपोनेंट किस तरीके से आके ये नेट फोर्स निकाल रहे थे, तो ये चीज़ वहाँ से आई, ठीक है। सो 10 अगर आप देखते हैं तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। स्टेडी स्टेट डिस्प्लेसमेंट है और ये स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन है, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसको अगर RD की टर्म में लिख रहे हैं तो वो फिर आपके पास इक्वेशन C आती है, ठीक है। तो ये दिस इज द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन D आ जाती है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड है, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल रिस्पांस क्या है? द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड ऑफ इक्वेशन D, यहाँ जो इक्वेशन D का स्ट्रक्चरल एम्पलीट्यूड था इसको हमने प्लॉट किया है। किस चीज़ से प्लॉट किया है? इस प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है, इन द फिगर बिलो। ये फ्रीक्वेंसी रेशियो है और ये वो एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फॉर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा ग्रेटर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा n, मतलब इस रेंज के लिए वो बात कर रहा है।
दी एक्सेलरेशन इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ वो कह रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो आपके पास बहुत ही लाइटली डैम स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो 10% और 20% के लिए अगर आप देखते हैं कि अगर आप फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये जो चीज़ आपके पास आ रही है एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्केयर। क्योंकि जो इक्वेशन हमने लास्ट बनाई थी उसमें हमने देखा कि जो उसका रिलेशनशिप था एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड का विद फ्रीक्वेंसी रेशियो में, तो वो ओमेगा स्केयर के साथ था। तो ज़रा ओमेगा अगर आप 2 बढ़ाएंगे तो वो 4 बढ़ जाएगा, ओमेगा 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो बड़ी तेज़ी के साथ वो बढ़ सकता है। तो ये वो जो इक्वेशन हमें बता रही थी ये फिगर में, फिर इस तरीके से आपके सामने नज़र आएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस टेस्टिंग, अब इसी वाइब्रेशन जनरेशन से अगर आपने रेजोनेंस मालूम करने हैं और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व लेना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो थ्योरी ऑफ फोर्स हार्मोनिक वाइब्रेशन प्रोवाइड अ बेसिस टू डिटरमिन दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमने सारा देखा उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकल सकती है, एंड डैम्पिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स मेजर्ड रिस्पांस टू वाइब्रेशन जनरेटर। ठीक है, the measured damping provides data for an important structural property that cannot be computed from the design of the structure। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, तो दैट्स वाई ये है आपको फिर ये टेस्ट करने पड़ते हैं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट विच values computed from the stiffness and the mass properties of the structural idealization can be compared. Such research investigation have to better procedure for developing structural idealization that are representative of the actual structure। ये बता रहा है कि हार्मोनिक टेस्ट करने के लिए किस तरीके से वाइब्रेशन जनरेटर इस्तेमाल में आ सकते हैं। So the concept of resonance testing is based on the result of equation 1। ये जो equation 1 है इसके बेस कर रही है। ये अगर आप देख रहे हैं तो these are the frequency ratio। ठीक है, ये आप फ्रीक्वेंसी रेशियो, ये भी फ्रीक्वेंसी रेशियो, ओमेगा जो है वो अगर आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं इसके बराबर आ जा सकता है। तो फॉर ओमेगा अपॉन ओमेगा एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि जीटा जो होगा वो फिर इसके बराबर होगा। ये चीज़ हमने बहुत पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सो द डैम्पिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज ऑफ UST नॉट एंड U नॉट एट द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। यूजली द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड, वो इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड मेजर कर देंगे। दिस सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ ओमेगा एन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज अननोन। ठीक है, इसके अंदर ओमेगा एन हमको अननोन है। सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय यूटिलाइजिंग द अर्लियर रिजल्ट दैट फेज एंगल इज 90 इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। Thus the structure is excited at the forcing frequency omega. The phase angle is measured and the exciting frequency is adjusted progressively until the phase angle is 90। तो फेज़ एंगल को एडजस्ट करते हैं और जैसे ही फेज़ एंगल 90 एडजस्ट हो जाता है तो फिर आप जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी स्ट्रक्चर की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसलिए जो पिछले सारी हमने चीज़ें की हैं उसकी अब आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही होंगी जब प्रैक्टिकल टेस्ट के वक्त किए जाते हैं। तो किस तरीके से फेज़ एंगल की एडजस्टमेंट से आप देख रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो if the displacement due to the static force P naught, the amplitude of the harmonic force can be obtained. Equation 2 provides the damping ratio. It is difficult for a vibration generator to produce a force at low frequencies and impractical to obtain a significant static force। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने static force को लेना है। ठीक है, an alternative is to measure the static response by some other means such as pulling the structure। फिर जैसे अगर आपने स्टैटिक रिस्पांस करना है तो फिर आप प्रैक्टिकली या कुछ जैक लगा के उस स्ट्रक्चर को पुल करते हैं, उस तरीके से फिर आप उसकी स्टिफनेस निकाल सकते हैं ना। क्योंकि ये हमने आपको याद होगा कि जो न्यूमेरिकल भी किए थे, अगर आपको स्टिफनेस चाहिए तो स्टिफनेस इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो अगर आपको 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच जितनी भी यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए आपको जितनी फोर्स लगानी पड़ी है, आप जैक पे देख रहे हैं कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो 1 इंच के लिए अगर आप जितनी भी डिफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उस डिफॉर्मेशन के लिए आपको जो फोर्स लगानी पड़ी है, देन यू कैन प्रोवाइड दिस, यू कैन कैलकुलेट दिस स्टिफनेस। और स्टिफनेस का तो फार्मूला आपको पता ही है कि ये स्टिफनेस इज इक्वल टू P नॉट अपॉन डेल्टा। ठीक है ना, यही है ना, P नॉट P इज इक्वल टू के एक्स है, के डेल्टा है, और अगर आपने K निकालना है तो K इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा। ठीक है, सो लेट सपोज आपने एक डेल्टा जो है 1 इंचेस लेना चाह रहे हैं, 1 इंचेस आपने उसको पुल किया एंड यू नो के फॉर पुलिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू 1 इंचेस यू नो द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, तो वो 4 डिवाइडेड बाय दिस 1 इंचेस विल प्रोवाइड यू द स्टिफनेस। तो वो बता रहा है कि स्टिफनेस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। So in this case, equation 2 should be modified to recognize any differences in the force applied in the static test
रिलेटिव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक फोर्स। तो ये जो आपने काम किया था, ये वाला काम ये स्टैटिक टेस्ट में किया था, जिससे आपने स्टिफनेस निकाल ली, और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशन आए, ठीक है। तो वो फिर आप वाइब्रेशन जनरेटर के ज़रिए से आप वो उसको एक्साइट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द स्टैटिक स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स यूजिंग अ वाइब्रेशन जनरेटर, ठीक है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग रेशियो ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजुअली डिटरमिन्ड बाय ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमिन किया जाता है। फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग रेशियो। द वाइब्रेशन जनरेटर इज ऑपरेटेड एट अ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है। ये अब टेस्टिंग क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हम इसको थ्योरेटिकली ही समझा सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व अंटिल द ट्रांजिएंट पार्ट डैम्प्स आउट। जो जब तक आप ट्रांजिएंट पार्ट उसका डैम्प आउट नहीं हो जाता तो ये इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी एक्सेलरेशन इज मेजर्ड, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन जनरेटर इज एडजस्टेड टू न्यू वैल्यू एंड द मेजरमेंट्स आर रिपीटेड। आपने देखा कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चला गया, फिर आपने नई वैल्यूज़ आ गई, उसको एडजस्ट किया और मेजरमेंट आपने दोबारा ली। द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ वेरीड ओवर अ रेंज दैट इंक्लूड्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। इस रेंज के अंदर करेंगे कि आप वेरी करते चले जा रहे हैं और आप देखेंगे कि आपका जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है और आपको पता चल रहा है कि अपनी रेजोनेंस आ रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रही है, फिर आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को भी क्रॉस कर किया। तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आप वेरी कर सकते हैं ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो सिस्टम की अपनी जगह पे है, ठीक है। तो उस ये जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इसको वेरी कर रहे हैं ओवर रेंज के ऊपर, that include the natural frequency of the system. A frequency response curve in the form of acceleration amplitude versus frequency may be plotted directly from the measured data। और फिर जो डाटा आपके पास आ रहा है उससे आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ड्रा कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व से फिर आप जो है वो हाफ पावर बैंडविड्थ के ज़रिए से फिर आप डैम्पिंग भी निकाल सकते हैं और फिर आप उसकी जो दूसरी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, इस किस्म की आपको नज़र आती हैं, ठीक है। तो दिस कर्व इज़ अ फोर्स विद एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्केयर। पहले हमने जो वाइब्रेशन जनरेटर को देखा था तो वो ओमेगा स्केयर के साथ प्रोपोर्शनल थी। दिस कर्व वुड रिजेंबल द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एज शोन बिसाइड। इफ ईच मेजर्ड एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इज डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर वी ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन कर्व फॉर अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फोर्स। दिस कर्व फ्रॉम मेजर डाटा वुड रिजेंबल अ कर्व एज शोन बिलो। वो कर्व फिर इस किस्म का नज़र आएगा, ठीक है। ये रेजोनेंस आ रही थी, ये हाफ वो आ रही है जो आपने हाफ पावर बैंडविड्थ देखी थी, ठीक है। ये हाफ पावर बैंडविड्थ था, यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये दिस इज़ हाफ पावर बैंडविड्थ। तो वो जो हमने कंसेप्ट था जो हाफ पावर बैंडविड्थ का पढ़ा था वो आपको यहाँ जाके समझ में आ रहा होगा। ये आपने देखा कि दिस इज़ दी रेजोनेंस के ऊपर ये एम्पलीट्यूड आया और फिर आपने फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ से चेंज करते जा रहे थे, यहाँ रेजोनेंस आई, फिर यहाँ गए, ठीक है। तो ये हाफ पावर बैंडविड्थ के अंदर से आपको ये मिला और इसके ज़रिए से जो आपने फार्मूले डेवलप किए थे यू कैन कैलकुलेट सर्टन पैरामीटर दैट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द डैम्पिंग कैन बी डिटरमिन फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वर्जन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व आपके मिले हैं इसके किसी भी इसके ज़रिए से फिर आप वो ये जो क्या चीज़ें हैं फ्रीक्वेंसी हैं और नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। So for the practical range of damping, the natural frequency Fn is essentially equal to the forcing frequency as resonance। ये हम सब जानते हैं। The damping ratio is calculated by this equation using the frequencies Fa, this is Fa, ठीक है। ये हाफ पावर बैंडविड्थ की एप्लीकेशन है सारी आपको नज़र आ रही हैं और ये Fb, ठीक है। तो यूजिंग द फ्रीक्वेंसी Fa and Fb determined as illustrated in figure below from the experimental curve shown schematically, although this curve was derived from the frequency displacement curve, ठीक है, for a constant amplitude harmonic force, it is approximately valid for the other responses curve mentioned earlier as long as the structure is lightly damped। तो from this जो इसका क्रक्स ये है कि ये वाइब्रेशन आइसोलेशन जो वाइब्रेशन जनरेटर है, यू न्यू कि भाई वाइब्रेशन जनरेटर किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं एंड देन यू न्यू कि किस तरीके से हम जो है वो रेजोनेंस का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है वो ड्रा कर सकते हैं। एंड देन फिर हमने देख लिया कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में से हम वो हाफ पावर बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम दैट हाफ पावर बैंडविड्थ बाय कैलकुलेटिंग दी Fa or Fb or omega A and omega B we can calculate the damping at the natural frequency of the system। So these are all the
एप्लीकेशन ऑफ दिस जो फोर्स हार्मोनिक वाइब्रेशन की हमने पूरा की पूरा डिस्कशन किया है ओवर द लास्ट फ्यू लेक्चर, उसके ज़रिए से अब आप देख रहे हैं किस तरीके से वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होते हैं, एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दोज कंसेप्ट हाउ वी कैन कैलकुलेट दी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ लाइक नेचुरल फ्रिक्वेंसी, लाइक डैम्पिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टिफनेस को तो हमने देख लिया कि वो हम स्टैटिक जो टेस्ट के ज़रिए से स्टिफनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। तो इंशाल्लाह जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें कर ली हैं, उसमें हम कुछ इसके प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक दो और चीज़ें भी हैं वो थ्योरेटिकल जो बच रही हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो हम इसको इंक्लूड कर दें। इस तरीके से वो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी है कि किस तरीके से फोर्सेज जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो ग्राउंड मोशन से आ रही हूँ। ठीक है, तो इस पर भी एक छोटा सा मेरा ख्याल है कि वो कंटेंट मैंने रेडी किया है, तो आई वुड ट्राई टू रिकॉर्ड अ लेक्चर ऑन दैट एज वेल। सो एंड देन जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, दो स्टूडेंट जो कि मेरे स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का कोर्स ले रहे हैं उनके लिए फिर ये है कि वो फिर जो सॉल्व प्रॉब्लम है और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वी विल बी डूइंग दैट एज वेल to see your practical application of all the concepts that we have studied so far, and then inshallah we will be jumping to the pulses and the more difficult portion of the structural dynamics. So thank you very much for your time. Hope you have enjoyed, hope you are learning. See you next week.